मैं धर्मेंद्र आपको अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे आज हम लोग गाइस उपस्थित हैं भारत का भौतिक स्वरूप जो लेसन 2 है अर्थात लेसन 2 है, उसे भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। जैसे कि आप लोग भारत के भौतिक स्वरूप है तो भारत का पहले हम मानचित्र के बारे में जानेंगे। मानचित्र के जानने के बाद उसके हिमालय वाला क्षेत्र जानेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र है। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय भाग को जानेंगे, मैदानी क्षेत्र को जानेंगे। इसके बाद भारत के जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। फिर इस द्वीप के बारे में जानेंगे जो भारत के द्वीप हैं, और इसके बाद भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको जानेंगे। ये विभिन्न 5 आपके भाग होते हैं और इसके बाद इन्हीं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक स्वरूप। देखिएगा क्लास इसको क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं, 9th वाले भी, दोनों के लिए विशेष योगदान देगा। और इसके अंतर्गत आते हैं भारत के भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। अब इसमें आता है भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहले हम क्या करेंगे, भारत के मानचित्र का रूपरेखा बनाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। पहले इसके बाद भारत का मैप बनाते हैं। देखिएगा हम सरलता से भारत के मैप को बना लिए। अब इसके बाद इसके जानेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप, अर्थात अगर एक शब्द इसमें जानते हैं कि जो लंदन का ग्रीनविच वाला रेखा है जो है, ये देखिएगा, या जिसे हम केंद्रीय स्थिति, अर्थात जो ये एनसीईआरटी पैटर्न के संबंध में अगर देखा जाए या आपके एससीईआरटी पैटर्न की बुक में देखा जाए तो आपको मिलेगा कि जो केंद्रीय स्थिति है, अर्थात जो यहाँ जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच जो एक ग्रीनविच रेखा है, इसके संबंध में हम जानेंगे कि आपका जो है ग्रीन वाला क्षेत्र जो है, ग्रीनविच विच वाला रेखा जो है, अर्थात ये लंदन से भारत किस दिशा में स्थित है, या इसी को इस तरह से लिख दें, ग्रीन विच रेखा। तो इसके बाद हमारा भारत किधर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात ये ग्रीनविच रेखा से भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध के संबंध में हम जानते हैं कि आपके जो विभिन्न स्तर हैं, अगर देखा जाए भारत उच्चवा, थोड़ा स्क्रीन करते हैं, उच्चवच भूमि, जैसे उच्चवची भूमि, उच्चवची
अगर उच्चावाचित आधार पर या विशेषताओं के आधार पर देखा जाए, आधार पर या विशेषताओं के आधार पर भारत के विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे इसके विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे पर्वत हो गया, विशेषताओं के आधार पर भारत को मैदान, पर्वत, पठार आदि क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब इसको देखा जाए तो भारत को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है या समूहों में बांटा गया है। अब इसके साथ साथ आते हैं अन्य प्रक्रियाएं जो होती हैं। इसके साथ साथ अन्य प्रक्रियाएं, अन्य प्रक्रियाएं क्या है? जैसे अपर्दन हो गया, अपक्षय हो गया, निक्षेपण हो गया। जैसे अपर्दन, अपक्षय तथा निक्षेपण, ये सभी का जो है द्वारा हम भारत के अस्त्राकृतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये इसके विशेष उच्चवच के निर्माण में संशोधन किया गया, मतलब इनके विशेष योगदान था जो है इस उच्चवच के बारे में जानने का। अब हम जानते हैं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में जानते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप कितने भागों में बांटा गया है, उसके जानते। जैसे देखा जाए कि सेज नहर जो है 1869 ईस्वी में निर्माण किया गया है, जो यूरोप और भारत की दूरियां 7000 तक कम हो गई है। उस व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, जो विभिन्न भारत के सटे जो है पड़ोसी देश हैं, जैसे हो गया भारत का चाइना हो गया, आपका जापान हो गया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, और इसके बाद ये जितने आपके देश है भूटान, ये सभी को जो है इनसे व्यापार करने की सहभागिता अधिक है। किससे? भारत से। तो देखा जाए इनके देश जो होते हैं व्यापारिक दृष्टि से भी भारत का एक विशेष योगदान है। इसलिए आगे हम लोग जानते भारत के जो भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको आगे चलते हैं। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, पहला ये इसको देखेगा, जो ये वाला क्षेत्र है, यहां से ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ये इसको हम क्या पहला इसको जानते हैं, हिमालय वाला क्षेत्र जो है, इसी को हम बृहद हिमालय या महान हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय जानते हैं। ये वाला देखेगा बृहद हिमालय हो गया। ये वाला क्षेत्र जो होता है इसे मध्य हिमालय बोलते हैं, और इस ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसी को हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। अर्थात हिमालय को 3 खंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक आपका बृहद हिमालय हो गया, एक मध्य हिमालय हो गया, एक आपका जो है इस मध्य हिमालय को लघु हिमालय के भी नाम से जानते हैं। अर्थात एक जो लास्ट वाला क्षेत्र था जिसे शिवालिक हिमालय बोलते हैं, इसी को वाय हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। ये प्रथम हो गया जो है, इसको है ये प्रथम भाग में हो गया। थोड़ा सा इसके रिजर्व करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे लिखते हैं, ये थोड़ा यहाँ, तो यहाँ लिखते हैं बृहद
हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय हो गया। और इसी के जगह एक आता है ये वाला जो है, जैसे हम इसी को नाम देते हैं, ये वाला क्षेत्र को कोरोमंडल क्षेत्र वाला भाग, इसी को नाम एक कोरोमंडल वाला क्षेत्र दे दिया जाता है कि कोरोमंडल नहीं, इसको यहाँ ये देखिएगा काराकोरम, काराकोरम क्षेत्र कोरोमंडल वाला तट ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये वाला जो इधर मालाबार तट आ जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं कि जो आपका काराकोरम क्षेत्र होता है, ये वाला काराकोरम क्षेत्र है। और इसी के जो ये जास्कर है, लद्दाख वाला क्षेत्र आता है, फिर जास्कर आता है, पीर पंजाल आता है। तो ये आल क्षेत्र में यहाँ पर आपको उत्तरी भारत के आपको देखने मिलता है, जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है। काराकोरम श्रेणी आती है, फिर लद्दाख वाला श्रेणी आता है, फिर जास्कर वाला श्रेणी आता है, फिर पीर पंजाल वाला श्रेणी, ये वाली श्रेणियों के नाम से जाने नहीं। इसके बाद शिवालिक श्रेणी आता है। लेकिन ये वाला जो काराकोरम श्रेणी यहाँ पर आती है, और मालाबार जो तट आपका कोरोमंडल तट पूर्वी भाग के क्षेत्र में आता है। और इसके बाद आपका जो है मालाबार तट जो होता है, ये वाला जो है इधर क्षेत्र आता है पश्चिमी वाले। तो इसको जानते देखिएगा, ये आपका महान हिमालय हो गया। अब इसके बाद देखिएगा ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत का मैदानी, इसको गंगा का बृहद मैदान भी कहते हैं। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, गंगा का बृहद मैदान वाला क्षेत्र, अर्थात इसको कहते हैं भारत का मैदानी क्षेत्र। जो आपके इस पार्ट में इसको जैसे गंगा का जो क्षेत्र होता है, इसमें कौन कौन से आके नदियां मिलती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हो गई, और इसके बाद उत्तरी नदियां हो गई, उत्तर का भाग वाले से उत्तर का विशाल मैदान, या इसी को गंगा का क्षेत्र या उत्तर का विशाल मैदान भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। इसी को भारत का मैदानी क्षेत्र या उत्तर, ये सबसे अच्छा तो ही रहेगा, उत्तर का विशाल मैदान। अब इसके बाद तीसरा आता है, ये वाला दिखेगा, ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया, उत्तर का विशाल मैदान। ये वाला जो है हिमालय हो गया, या इसी को बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, ये भौतिक स्वरूप है, अर्थात ये जो बृहद हिमालय हो गया, मैदान वाला क्षेत्र हो गया। अब इसके साथ साथ जो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, इसको बोलते हैं मरुस्थली, अर्थात जो मरुस्थल का जो भाग होता है या डिजर्ट वाला क्षेत्र आता है, उसे जानते हैं भारत का। तीसरा हो गया भारत का मरुस्थली, मरुस्थली क्षेत्र हो गया। जैसे जैसे आप जानेंगे कि भारत का बृहद क्षेत्र हो गया, भारत का मरुस्थली क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद आगे जाने का प्रयास करेंगे, भारत का मरुस्थली क्षेत्र। इसके बाद फोर्थ स्तंभ आएगा कि भारत का ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र
ये यहाँ से जो आपकी कर्क रेखा है उसके नीचे वाला भाग जो होता है इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग या प्रायद्वीपीय भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का मैदान। अब आता है फिफ्थ में तटीवर्ती क्षेत्र। ये जो देखेगा तटीवर्ती वाला क्षेत्र जो होता है ये क्षेत्र ये अर्थात पूर्वी का भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसी को हम तटवर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत का, या इस तरह से लिखेंगे कि भारत का तटवर्ती क्षेत्र जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं 6 में, यहाँ पर द्वीप समूह हो गया, द्वीप समूह अर्थात ये आपके भारत के इतने 4-5 मतलब 6 खंडों में व्यक्त किया जाता है। भारत का बृहद मैदान वाला क्षेत्र, हिमालय का बृहद मैदान क्षेत्र ये वाला हो गया। इसके बाद भारत का मैदानी क्षेत्र या इसी को या उत्तर का विशाल मैदान, और भारत का जो है इसी को भारत का पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और भारत का जो दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, और प्रायद्वीपीय भारत के ये वाला क्षेत्र हो गया। और इसके बाद तटीवर्ती क्षेत्र अर्थात पूर्वी और पश्चिमी वाला जो भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और द्वीप समूह आ गए, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, इसके बारे में और इसे अर्थात 6 भागों में बांटकर आपके अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि बृहद हिमालय का बृहद क्षेत्र जो होता है, देखिएगा इसमें हिमालय के बृहद वाले क्षेत्र के संबंध में जानेंगे कि तो अब इसी को अब हम जो आपका यहाँ पर हिमालय का बृहद क्षेत्र है इसी को उत्तर का विशाल मैदान क्या कहते हैं, इसी का उत्तर का विशाल मैदान भी के नाम से जाना जाता है। तो या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और यहाँ पर देखिएगा ये वाला क्षेत्र जो है इसी को पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत का पर्वतीय क्षेत्र या भाग। अब ये वाला मतलब जो ये आपका भारत का जो बृहद वाला क्षेत्र है जो पर्वतीय क्षेत्र है जो काराकोरम क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन से हिमालय आते हैं। ये हिमालय जो होता है जिसे आपका महान हिमालय है या बृहद हिमालय है वो आपके तिब्बत के क्षेत्र से निकला उत्तरी सीमा बृहद हिमभूभाग के रूप में है, जो इसकी दृष्टिकोणीय या अपसिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। अर्थात देखिएगा ये वाला क्षेत्र यहाँ से देखिएगा जो यहाँ से आपका ये सिंधु नदी है, क्या है सिंधु नदी, सिंधु नदी से लेकर ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तक कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है, अर्थात भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय का क्षेत्र है, बृहद हिमालय या मध्य हिमालय शिवलिक हिमालय जो होता है ये जो है क्षेत्र फैला हुआ है, ये भारत के 24 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अर्थात कहेंगे 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कौन सा भाग जो होता है जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है जो ये 24 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो आपके ये
अब इसके कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश इतने किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसके कहते हैं जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो अर्थात कश्मीर, कश्मीर जो होता है आप लिखेंगे कि भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो सिंधु नदी से अर्थात जम्मू कश्मीर से ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात अरुणाचल प्रदेश में यह 400 से 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या कहेंगे, जो आपका हिमाचल प्रदेश अर्थात जो आपका भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, वह हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर तक हिमालय वाला क्षेत्र फैला हुआ है, और इधर हम जाएंगे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 125 किलोमीटर तक जो वह पूर्व में हिमालय फैला हुआ है। कहाँ पर कहेंगे, जो आपका आता है जो हिमालय जो होता है वह उत्तर में आपके हिमालय वो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये जो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर फैला हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो बृहद हिमालय के या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इसमें विभिन्न प्रकार की नदियां आती हैं, जो आपका ये भारत के था सिंध नदी से जो है, जो आपके तिब्बत से निचले वाले क्षेत्र में जो आपकी यमुनोत्री अर्थात जो है जहां से गंगा नदी निकली हुई है अर्थात हिमाद्री से जो है, वहां से जो लेकर जो है ये सिंध नदी के तटी वाला क्षेत्र से लेकर ये बृहद तक का फैला हुआ भाग है, जो आपका 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका जो क्षेत्र आपका गंगा का मैदान कहलाता है। जो ये विशाल मैदान है ये भारत का ये क्षेत्र जो होता है, यहाँ से जो है ये गंगा का क्षेत्र है। इससे जो गंगा जो होती है 2500 किलोमीटर तक फैली हुई भाग होता है, और यही जो फैला हुआ भाग जो आपके इधर यहाँ से आपकी यमुनोत्री से निकलकर यमुना आती है, और गंगोत्री से जो है आपके जो है गंगा निकल के जो है आकर जो होती है गंगोत्री से निकल कर गंगा जो है आपके इधर जो है पश्चिम पूर्वी वाले भाग में, जैसे आपके बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी क्षेत्र में जो जल का प्रवाह करती है जो 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। और विभिन्न प्रकार की इसकी सहायक नदियां हो गई, जैसे अगर इसके थोड़ा सा और सिंध की सहायक नदियां हो गई, जैसे झेलम हो गया, सतलुज हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, जो हिमालय के पंजाब हिमालय के नाम से जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये नदियां यहाँ पर विशेष पांचों नदियां पंच हिमालय के पंजाल के नाम से भी जानी जाती हैं। ये नदियां जो होती हैं, जो पांचों नदियां मिलकर जो है आपके पंजाब क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, जिसे 5 नदियों का शहर भी कहा जाता है पंजाब को। तो जिसमें आती हैं आपके झेलम हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, चेनाब हो गया और इसके बाद रावी हो गई, 5 नदियां मिलकर इससे संचार करती हैं। और इससे जो है विभिन्न प्रकार के, जैसे गंगा वाला क्षेत्र है, अब गंगा से जो है इधर से आती हैं कुल से
यमुनोत्री से चलकर जो यमुना आती है, जो कालिंदी या यमुना नदी के नाम से भी जाना या काली नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें यमुना में तीन नदियां आके मिलती हैं। एक आपका आती है चेनाब आती है, एक आती है आपके चंबल नदी आती है, और एक नदी आती है बेतवा, एक केन आती है। ये तीनों नदियां आकर जो है यमुना नदी से मिलती हैं, और ये यमुना नदी जाकर जो होती है प्रयागराज में मिलती है, जिससे संगम का निर्माण होता है। और ये नदियां फिर क्या करती, गंगा के रूप में आगे जाती हैं बिहार में। जैसे नेपाल से तीन नदियां निकल के आती हैं, जैसे आती हैं काली हो गई, कड़काली हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई। ये नदियां क्या करती हैं, आपके सारे वृहद का निर्माण करती हैं। तो ये आपकी जैसे कोसी हो गई, ये बिहार की होती, जैसे शोक के नाम से जाना जाता है। ये नदियां सब क्या करती हैं, जो आपके उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो है, जैसे अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, और इसी क्षेत्र में कुछ नदियां जो होती हैं आपका जो है जल प्रवाह करके डेल्टा का निर्माण करती हैं, अपक्षय का निर्माण करती हैं, मिट्टी एक स्थान से काट कर दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं, और एक निक्षेपण का भी कार्य करती हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे कि कुछ भाग जो होते हैं, जो आपके हिमालय के क्षेत्र में आते हैं, कुछ जब ये नदियां चलती हैं ये वाले क्षेत्र में, तो जैसे होता है कुछ है, जैसे भामर का क्षेत्र हो गया, तराई का क्षेत्र हो गया, बागर का क्षेत्र हो गया, खादर का। ये नदियां क्या करती हैं, चलती है तो तीन प्रकार के, जैसे ट्रिक होता है भात बाखा,